Hello everyone. Today we will discuss about runway climate change and tipping point. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की थी, जहाँ पे हमने पढ़ा क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती हैं, क्या ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को, क्या क्या सोर्सेज इसके होते हैं. वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल सोर्सेज, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज. सो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट. So now it's time to discuss about runway climate change and a tipping point. So एक बार देख लेते हैं कि what is this runway climate change and a tipping point. Okay. This term is very much important actually, tipping point. So climate change में term आती है tipping point, cleaning, kneeling curve और कुछ ऐसी terms है. लेटर वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दोज टर्म्स, पर अभी हम टिपिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि रनवे क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है. रनवे बेसिकली एक तरीके से कि जो क्लाइमेट चेंज है वो इस तरीके से बढ़ रहा है, इस तरीके से एसिलरेट हो रहा है कि वो ह्यूमन के कंट्रोल में नहीं है. मतलब पहले आपने इतना एमिशन कर दिया है नेचुरल वजह से या एंथ्रोपोजेनिक की वजह से कि क्लाइमेट चेंज अब इस एक्सटेंट तक पहुंच गया है कि अगर आप उस सोर्स को या एमिशन को, ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल भी करते हैं, फिर भी क्लाइमेट चेंज रुकेगा नहीं, क्योंकि अब वो एक थ्रेश होल्ड से पार हो चुका है. रन वे, इट इज रनिंग, इट इज एक्सिलरेटिंग. सो दैट इज कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर हो गई है. और अब ये सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बन गया है. अब ये खुद से ही हो रहा है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग लूप बन गया है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. सो दिस इज द मीनिंग, दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ दिस टर्म रनवे क्लाइमेट चेंज. ओके. सो ह्यूमन का जो एमिशन है, अगर आप उसे स्टॉप भी करते हैं, नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं, अगर वार्मिंग को आप कंट्रोल भी कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेसेस को कंट्रोल भी कर रहे हैं, तो भी ये कंटिन्यू होगा. फर्दर ये प्लानट को हीट करेगा और फर्दर क्या करेगा, एक तरीके से एक्सटेंड करेगा ग्लोबल वार्मिंग को. एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने ग्लोबल वार्मिंग एक एक्सटेंड पे बढ़ गई, और हमारे एमिशन की वजह से, और ग्रीन हाउस गैस फ्रॉम व्हीकुलर, ये हमने कल डिस्कस किया है कि किस किस सोर्सेज से ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है. तो उन एमिशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग एक एक्सटेंट तक आ चुकी है. तो अब क्या हुआ कि आर्कटिक जो आइस है, एंटार्कटिक जो आइस है, जो पोलर आइस है, वो क्या हो रही है, रिड्यूस, मतलब कम हो रही है या मेल्ट हो रही है. तो अब जब एक एक्सटेंट तक टेम्परेचर पहुंच गया, भले ही आप ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को अब सोर्स पे कंट्रोल भी कर रहे हो, बट क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ चुकी है कि वो आइस मेल्ट होगा ही होगा. पोलर आइस कैप जो है मेल्ट होंगी होंगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होगी होंगी. तो अब जो वो आर्कटिक आइस है, पोलर आइस है, वो एक तरीके से मेल्ट हो रही है. तो अर्थ की जो रिफ्लेक्टिविटी है, एल्बिडो जो है, अर्थ इज, एल्बिडो बेसिकली रिफ्लेक्टिविटी. तो अर्थ की जो रिफ्लेक्टिविटी है, एल्बिडो है, उसको रिड्यूस कर रही है, विच मीन्स इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है. मतलब कि एल्बिडो कम होने का मतलब है, एल्बिडो मतलब कि रिफ्लेक्टिविटी. तो एल्बिडो मतलब रिफ्लेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिविटी कम होने का मतलब है कि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो रहा है ना. तो अब जब आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, पानी आ रहा है, पानी की जो रिफ्लेक्टिविटी है वो कम होती है, यानी एल्बिडो जो है कम होती है. अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन मतलब बढ़ रहा है, तो सोलर एनर्जी और ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है, और ये और ज़्यादा प्लैनेट को क्या कर रही है, गर्म कर रही है ना. और इसकी वजह से अब जब वार्मिंग हो रही है और ज़्यादा गर्म हो रहा है, तो गर्मी की वजह से और आइस मेल्ट हो रही है, और आइस मेल्ट हो रही है, तो वापस से वही फिनोमिना, फिर से एक तरीके से रिफ्लेक्टिविटी कम हो रही है और एब्जॉर्बेंस बढ़ रहा है, फिर से ग्लोबल वार्मिंग. यानी कि एब्जॉर्बेंस अगर बढ़ रहा है तो वार्मिंग बढ़ रही है, हीट का अगर एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो फिर से वार्मिंग बढ़ रही है. सो फिर से आइस जो है मेल्ट हो रही है, तो एक तरीके से लूप बन जाता है, साइकिल बन जाती है. अब जो है ग्लोबल वार्मिंग खुद ब खुद एक तरीके से इंक्रीज हो रही है विदाउट आवर लाइक मैनेजमेंट और विदाउट आवर इंटरप्शन. तो क्योंकि एक लूप बन चुका है. सो दिस, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था रनवे क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग, कि किस तरीके से एक लूप क्रिएट होता है कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज खुद ही एक्सिलरेट हो जा रहा है. Now moving on to the next portion of this. आई होप आपको एल्बिडो जो टर्म है, एल्बिडो, क्योंकि दिस टर्म इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछ लिया जाता है कि किसकी एल्बिडो, जैसे फॉरेस्ट दिया, स्नो दिया, आइस कैप्स, ग्लेशियर्स, ओशंस, फॉरेस्ट. सो इस तरीके से मेंशन कर दिया जाता है, और उसमें पूछा जाता है कि अरेंज दिस इन इंक्रीजिंग एल्बिडो, अरेंज दिस इन डिक्रीजिंग एल्बिडो. सो एल्बिडो इज बेसिकली रिफ्लेक्टिविटी ऑफ दैट थिंग, अर्थ रिफ्लेक्टिविटी. रिफ्लेक्टेंस कितना है उस चीज़ का, दैट इज एल्बिडो.
नाउ मूविंग ऑन टू ग्लोबल वार्मिंग स्पाइरल किक इन द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज। जैसे एनवायरनमेंट जो है वो कम CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट जो है वो एब्जॉर्प्शन CO2 का कम हो जाता है। अबाउट 50% ओवर करंट एमिशन है एब्जॉर्ब बाय द एनवायरनमेंट। लगभग लगभग जितना भी हम एमिशन कर रहे हैं उसका 50% जो एमिशन है वो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? एनवायरमेंट। कैसे? कार्बन सिंक्स की फॉर्म में। कार्बन सिंक्स कौन है? कार्बन सिंक्स जैसे ओशंस है, वाटर है, फॉरेस्ट है। तो ये कार्बन को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, सिंक कर लेते हैं बेसिकली। तो दे आर द नेचुरल थिंग्स, दे आर द नेचुरल, एक तरीके से दे आर द बायोटा, दे आर द थिंग्स, दे आर नेचुरली थिंग्स जो कि कार्बन को क्या कर रही है? सिंक कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। तो दे आर कॉल्ड कार्बन सिंकर्स। So 50% of our current emission is absorbed by the environment, और roughly half of that by the ocean, obviously oceans के द्वारा absorb किया जाता है, and other half by the plants and land। तो इस तरीके से लगभग लगभग 50% जो emission है वो environment के द्वारा सिंक कर लिया जाता है। uptake of CO2 by the environment में already in decline। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जब CO2 एब्जॉर्ब हो जाती है तो CO2 इज अ GHG गैस, तो कहीं ना कहीं वार्मिंग कम हो जाती है क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस की होने की वजह से क्या हो रहा है कि अब क्योंकि एनवायरनमेंट में CO2 उतनी है नहीं, तो ग्रीन हाउस गैसेज है नहीं, मतलब ये गैस है नहीं, तो इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो कम होगी वार्मिंग। बट क्योंकि CO2 का एब्जॉर्प्शन ही लेस हो जा रहा है, ग्रीन हाउस गैस का ही एमिशन लेस हो जा रहा है, जिसकी वजह से अगर ये बढ़ रही है तो इसकी वजह से वार्मिंग भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये एक क्या होता है? किक होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। CO2 एब्जॉर्प्शन लेस हो गया और उसकी वजह से फिर से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सो दिस इज रिफ्लेक्टेंस ऑफ सनलाइट ड्रॉप्स। अब जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया एल्बिडो का, और अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको ग्लेशियर या आइस कैप का। तो जैसे कि स्नो कवर्स हैं ग्लेशियर्स की फॉर्म में, दे आर रिट्रीटिंग, मीनिंग दे आर श्रिंकिंग इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एक्सटेंट। तो अब क्या होता है कि वो मेल्ट हो रहे हैं, स्नो कवर्स मेल्ट हो रहे हैं। स्नो कवर्स मेल्ट होने का मतलब है कि स्नो कवर्स कम हो रहे हैं। मतलब सपोज करो दिस इज लाइक स्नो माउंटेन्स। अब क्योंकि ये मेल्ट होके ओशंस में मिल गए या रिवर्स में आ गए, तो अब यहाँ से तो कम हो गया ना हमारे पास। जो नंबर ऑफ स्नो कवर है, नंबर ऑफ ग्लेशियर्स है, नंबर ऑफ आइस माउंटेन्स, आइस कैप्स है, वो तो है ही नहीं क्योंकि उन तो पानी बन के पिघल चुकी हैं। तो वही बात इसमें बोली गई है कि स्नो कवर जो है या ग्लेशियर जो है, दे आर रिट्रीटिंग, दे आर श्रिंकिंग, कम होते जा रहे हैं वो इन टर्म ऑफ जियोग्राफिकल एक्सटेंट। इसका मतलब है कि डार्क ग्राउंड और डार्कर वाटर जो है वो एक्सपोज्ड हो रहा है। डार्कर वाटर का मतलब है कि वाटर की जो रिफ्लेक्टिविटी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू लाइक अदर लैंड और अदर एरियाज। तो वाटर की रिफ्लेक्टिविटी कम होती है, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होता है। तो ये जो डार्कर एरियाज है ये क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं कहीं ना कहीं सनलाइट को। सनलाइट को क्या करते हैं? ये ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिस हैज़ कोज्ड फर्दर इंक्रीज इन द ग्लोबल वार्मिंग। जब ये सनलाइट को और ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो पानी जो है गर्म हो रहा है, वो हीट को एक तरीके से रिलीज कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है? वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यानी कि ये एक लूप क्रिएट हो गया है कि वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हुई, आइस मेल्ट की वजह से फिर से एब्जॉर्बेंस हुआ, एब्जॉर्बेंस की वजह से फिर से आइस मेल्ट हुई, और फिर से आइस मेल्ट की वजह से फिर से वो पानी बना, एंड पानी फिर से क्या हुआ कि वो इट इज़ लाइक डार्कर वाटर एंड इट इज़ एक्सपोज टू सनलाइट। ये सनलाइट को क्या करेगा? होल्ड करेगा और वार्मिंग क्रिएट करेगा। सो दैट इज। सो जो अगर हम ओशन की बात करें, वाटर की बात करें, तो ओशन ये वाटर है, दे एब्जॉर्ब मोर सनलाइट लैंड और आइस के कंपैरिजन में। जो ओशंस हैं दे उनकी एल्बिडो जो होती है वो काफ़ी कम होती है, रिफ्लेक्टिविटी काफ़ी कम होती है, मतलब उनका एब्जॉर्बेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सो ये बताई गई है। तो वाटर जो है जनरली डार्कर होता है एज कम्पेयर टू लैंड और आइस। सो इसकी जो एल्बिडो होती है, इसकी जो रिफ्लेक्टिविटी होती है वो कम होती है, मतलब ये पानी को कम रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब उसको ज़्यादा करता है। इसीलिए ओशन जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, वार्मिंग को बढ़ाने में, घटाने में, क्योंकि ओशन एक ह्यूज नंबर में है, 70% वाटर इज देयर ऑन द अर्थ। तो वही बात है कि एक मेजर रोल प्ले करते हैं कि टेम्परेचर कैसे रेगुलेट होगा। 30% जो लैंड है वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा किस तरीके से रेगुलेट होगा, इस 70% जो वाटर है वो एक तरीके से कॉन्ट्रीब्यूट करता है इस चीज़ में। वही बोला गया है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज एमिशन ऑफ CO2 एंड मीथेन। CO2 और मीथेन, CO2 और मीथेन अगर आप देखो तो कल ही हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा था सल्फर हेक्साफ्लोराइड, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, परफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड,
methane, hydrofluorocarbons. So all these are including water vapor. All these are what? GHGs, greenhouse gases, which in turn contribute in the global warming because ये heat को retain करके रखती हैं. तो अब जब वार्मिंग बढ़ रही है तो उसकी वजह से CO2 एमिशन, ज़्यादा CO2 रिलीज होती है, ज़्यादा मीथेन एमिट होता है नेचर से. और सॉइल, फॉरेस्ट, पीट, सी, ऑर्गेनिक डिपॉजिट और परमाफ्रोस्ट में जो है, एंड मीथेन क्लैथरेट्स ऑल इमिट सम अमाउंट ऑफ CO2. ये सब सॉइल, फॉरेस्ट, पीट, ऑर्गेनिक डिपॉजिट इन परमाफ्रोस्ट, मीथेन क्लैथरेट्स, ये सब यहाँ से क्या रिलीज होता है? CO2 रिलीज होता है, मीथेन यहाँ से रिलीज होता है. एंड एज द एनवायरमेंट वार्म्स नेचुरल एमिशन इंक्रीजेस. और फिर से क्या होता है? इनकी वजह से वार्मिंग क्रिएट होती है क्योंकि दे आर GHG गैसेस, दे आर GHG गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस. और इसकी वजह से फिर से क्या होता है? नेचुरल एमिशन होता है. फिर नेचुरल एमिशन से फिर से वार्मिंग होती है. तो एक तरीके से लूप बन जाता है जो कि वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करता है. सो दिस इज़ लाइक रनवे क्लाइमेट चेंज की किस तरीके से एक लूप बन चुका है. और अगर आप चीज़ों को कंट्रोल भी करते हो तो वो क्या कर रहा है? कंट्रोल में नहीं आ रही है वार्मिंग, वो ट्रिगर कर रही है. किस किस तरीके से ट्रिगर कर रही है? जैसे एमिशन ऑफ CO2 एंड मीथेन, ये लूप हमने देखा. रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट ड्रॉप, ये लूप हमने देखा. और इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब लेस CO2, ये लूप हमने देखा. नाउ मूविंग ऑन टू द टर्म दैट इज टिपिंग पॉइंट. तो टिपिंग पॉइंट जो है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज अगर वार्मिंग में होता है तो उसकी वजह से ये अनस्टॉपेबल और इरिवर्सिबल चेंज क्रिएट कर देता है. इसी को टिपिंग पॉइंट एक तरीके से बोला गया है. सो टिपिंग पॉइंट इज बेसिकली एक, यू कैन से, एक बाउंड्री और ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. मतलब एक पॉइंट पे पहुंच गई अब ग्लोबल वार्मिंग की, वहां से अगर आप चीज़ों को कंट्रोल भी करना स्टार्ट करते हैं ना, तो लूप में खुद ब खुद होती रहेगी, वो कंट्रोल नहीं होगी. तो दैट पॉइंट, दैट saturation, that threshold is known as tipping point, that boundary is known as tipping point. So जहाँ से there is no point of return in earth climate change, so that is the tipping point. So इसका बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स. आइस कैप्स का मेल्टिंग, टेम्परेचर एक बार एक एक एक्सटेंट से ऊपर बढ़ गया ना, एक सर्टेन डिग्री से ऊपर बढ़ गया. जैसे अभी टेम्परेचर रेगुलेट किया जा रहा है 1.5 डिग्री तक, 2 डिग्री तक अगर वो गया तो दैट इज़ लाइक कि अनबियरेबल चेंजेस हमारे होने स्टार्ट हो जाएंगे क्लाइमेट में. सो वंस द टेम्परेचर गोज बाई सर्टेन डिग्रीज, ऑल द आइस कैप्स में मेल्ट, सारी आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगी. और कंप्लीट आइस कैप्स मेल्ट हो जाएंगी, इंक्लूडिंग आर्कटिक में, एंटार्कटिक में, मतलब जो पोलर रीजन्स है वहाँ पे, जो कि लगभग हजारों सालों से परमाफ्रोस्ट के फोम में जमा हुआ है, या आइस कैप्स बने हुए हैं पोलर रीजन्स में. तो सारी आइस कैप्स मेल्ट हो जाएगी अगर एक सेचुरेशन पॉइंट पे, एक टिपिंग पॉइंट पे अगर टेम्परेचर पहुंचता है तो. द टिपिंग पॉइंट इन मेनी साइंटिस्ट, टिपिंग पॉइंट अब जो साइंटिस्ट उसको एज्यूम करते हैं कि इस डिग्री पे जाकर अगर ग्लोबल टेम्परेचर इस डिग्री तक होता है या इस बाउंड्री तक जाता है तो तहस नहस हो जाएगी, सारी चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी या अनकंट्रोलेबल हो जाएंगी, इरिवर्सिबल चीज़ें हो जाएंगी. आप उन्हें बदल नहीं सकते, फिर वापस से आइस नहीं बना सकते चीज़ों का, या वापस से आप मीथेन और CO2 एमिशन को रोक नहीं सकते, और वापस से आप टेम्परेचर को लोअर डाउन नहीं कर सकते. दैट इज, तो जो टिपिंग पॉइंट है ना, मैनी साइंटिस्ट इसको व्यू करते हैं 2 डिग्री सेल्सियस की. अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है ऐसे, तो दैट इज लाइक द टिपिंग पॉइंट. दैट इज व्हाट, इसको इसको एक तरीके से पढ़ना ज़रूरी हो जाता है कि किस टेम्परेचर के बाहर जो है वो एक तरीके से किस किस टेम्परेचर के बाहर इरिवर्सिबल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएंगे. तो दैट दैट टेम्परेचर इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट. सो अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द अनबियरेबल टेम्परेचर या टिपिंग पॉइंट टेम्परेचर या मैक्सिमम टेम्परेचर, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कि अनबियरेबल हो जाएगा या उससे ऊपर अगर जाता है तो चीज़ें ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएंगी. तो दैट दैट टेम्परेचर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो यूरोपियन यूनियन हैज़ adopted that the maximum limit that mankind can risk, mankind can literally tolerate maximum to maximum temperature, that is this much. Beyond that point, या beyond that temperature, beyond that boundary, there is a possibility of runway climate change. तो अगर इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो वही सिचुएशन आ जाएगी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है, जिसको बोला गया रनवे क्लाइमेट चेंज.
और रनवे क्लाइमेट चेंज कब होगा? जब टिपिंग पॉइंट से ऊपर चीज़ें हिट कर जाएंगी। और टिपिंग पॉइंट क्या है वो अभी बताया है। और साइंटिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि टिपिंग पॉइंट कितना टेम्परेचर हो सकता है? सो दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द थ्रेशोल्ड ऑफ द गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग फॉर नो मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस। या यू कैन से दैट कि अगर हम इसको फ़ारेनहाइट में बात करें, सो 2 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वहाँ पे फ़ारेनहाइट में भी दिया जा सकता है। सो 2 डिग्री सेल्सियस मतलब 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यस, it is 3.6 degree Fahrenheit. Um, to avoid the most dangerous effect of climate change, we should maintain like this much or below this temperature. साइंटिस्ट और पॉलिसी मेकर, क्योंकि इस पे रिसर्च की जाती है, पॉलिसी मेकर्स जो है ऐसे प्रोटोकॉल सेट करते हैं, पॉलिसीज देखते हैं, बनाते हैं, एंड दे बिलीव कि इफ़ वी कीप ग्लोबल टेम्परेचर राइज अबव बिलो दिस लिमिट, बिलो 2 इज़ मैक्सिमम, अगर हम इस लिमिट से नीचे टेम्परेचर को रखते हैं और तब हमारी चीज़ें कंट्रोल में होंगी और हम रिड्यूस कर सकते हैं जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज का और एक्सट्रीम वेदर पैटर्न का, सी लेवल राइज का, बायोडाइवर्सिटी के लॉस का, जो भी अपने ऊपर बात की कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लॉस हो सकता है। तो उस लॉस को हम कहीं ना कहीं रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगर इससे ऊपर हुआ तो इरिवर्सिबल हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन उठता है कि 2 डिग्री सेल्सियस ही क्यों? इसको एक बार यहाँ से रफ कर देते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि 2 डिग्री सेल्सियस ही क्यों? तो रिसर्चेज ऐसा सजेस्ट करती हैं कि बियॉन्ड दिस टेम्परेचर क्या होगा, कि क्रॉसिंग डेंजरस टिपिंग पॉइंट इंक्रीज, मीनिंग वी कुड सी मोर रनवे क्लाइमेट इफेक्ट। की अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर जाता है ना, तो हमें बहुत सारे फिनोमिनाज में बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसा रिसर्चेज बताती हैं कि अगर इतना टेम्परेचर गया तो ये वेदर पैटर्न में चेंज आएगा। ये रिसर्चेज हुई हैं और रिसर्चेज के बेस पे 2 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। रिसर्चेस कौन करता है? वो रिसर्चर्स, वो पॉलिसी मेकर जो कि क्लाइमेट पे, इन्वायरमेंट पे, इकोनॉमी पे और इकोलॉजी पे काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं, बायोस्फेयर पे काम कर रहे हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं। तो दे ऑल गिव देयर डेटाज। तो अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है टेम्परेचर, सो वी कैन सी कि वी कुड सी मोर क्लाइमेट इफेक्ट। और ऐसे क्लाइमेट इफेक्ट और ऐसे वेदर पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे क्लाइमेट इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे जो कि क्या होंगे, रिवर्स करने बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, जो कि वापस आने बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, उन्हें वापस चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट इस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं और इस चीज़ को लिमिट करने के लिए कि वो 2 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुँचे, इसलिए इसकी जो लिमिट रखी गई है, इसको सेट किया जाना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। सेफ़र साइड के लिए इसको कहाँ रखा जाता है? 1 पॉइंट की मैक्सिमम 1 पॉइंट डिग्री सेल्सियस तक ही इसको रखा जाए, इससे ऊपर ना जाने दिया जाए, बिकॉज़ प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसीलिए इसको लिमिट किया जाता है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी। इट वुड बी इवन मोर सेफ़र, क्योंकि इसमें हम इसको जो भी इम्पैक्ट होंगे हम उनको कहीं न कहीं रिवर्स कर सकते हैं। एंड इट वुड सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द रिस्क एंड इम्पैक्ट ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम एंड रीजन्स, स्पेशली इन स्मॉल आइलैंड और कोस्टल एरियाज़, क्योंकि कोस्टल एरिया, स्मॉल आइलैंड जो कि जिनके आस-पास जो है वाटर है या जो कि आइस कैप से घिरे हुए हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन हो जाएगी इन फॉर्म्स ऑफ ह्यूरिकेन्स, लैंडस्लाइड्स और साइक्लोन्स और दैट थंडरस्टॉर्म्स और स्टॉर्म्स, एवलांचेस। तो ये सारी जो कैलामिटीज़ हैं, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं अगर टेम्परेचर बियॉन्ड दिस लिमिट होता है तो। So this is it about runway climate change and this tipping point temperature at boundary, and what are the phenomena, what are the loops, how it is affecting our like mankind. So this is it in this video. I hope I am able to make you understand this tipping point and this thing. So this is it. Thank you for listening me so patiently. Stay healthy, stay happy. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड यस, बाय बाय।